नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, जिस किसी का भी चयन एलडीसी में हुआ है, चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट में हुआ हो, जिनकी अब तक नियुक्ति हो चुकी है उनको भी और जिनकी नियुक्ति होना बाकी है उनको भी, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। और जिनकी नियुक्ति होनी बाकी है वो भी हो जाएगी, क्योंकि एक दिन नियुक्ति तो होनी ही होनी है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। मैं जो ये वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, इसका पर्पज़ ये है कि एलडीसी अभ्यर्थियों को जिन्होंने 1 महीने पहले ज्वाइन कर लिया है कलेक्ट्रेट वगैरह, वो तो शायद अब सारा काम समझ गए होंगे, लेकिन शिक्षा विभाग वाले जो एलडीसी अभ्यर्थी है उनके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है और उनको समस्याएं आ रही हैं कि क्या क्या कार्य करने होते हैं, कैसे कार्य करने होते हैं। तो मैंने उसी पर्पज़ से ये वीडियो बनाया है दोस्तों कि एलडीसी अभ्यर्थियों को क्या क्या काम करने होते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं शुरुआत करूँगा, यहाँ पर आप देखना आराम से वीडियो को कि क्या क्या काम करने होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, मैंने ये सूची खुद तैयार की थी। जिस ऑफिस में मैं कार्य करता हूँ वहाँ से मैंने ये सूची तैयार की दोस्तों, कि कनिष्ठ सहायकों द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य हैं दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि ऑफिस में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो टाइपिस्ट का होता है दोस्तों। टाइपिस्ट के रूप में आपको सारी सूचनाएं खुद टाइप करनी होती है एंड इसको आप एज ए ऑर्डर आप स्टेप बाय स्टेप समझे दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए लेटर, ऑफिस ऑर्डर, सूचनाएं आदि टाइप करना। अगर आपके स्कूल या विद्यालय या किसी भी ऑफिस से कोई सूचनाएं आप भेजने जा रहे हो या भेजनी है तो उसको टाइप करके भेजने को प्राथमिकता दी जाती है आजकल। अब तक जहाँ भी एलडीसी नहीं थे या कंप्यूटर ऑपरेटर की कमी थी, वहाँ पर ये सूचनाएं हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखित सेंड की जाती थी दोस्तों। लेकिन अब जब एलडीसी दे दिए गए हैं सभी विद्यालयों को, तो सारे वर्क सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में जाएंगे, टाइपिस्ट द्वारा टाइप किए हुए। ये काम आपका सबसे पहला काम है। उसके बाद में उपयुक्त कार्यों को प्रेषित करना या प्राप्त करना। अब ऐसी कोई सूचनाएं आती है या जाती है तो उनको लेना देना यह काम आपका होता है। इसके हेतु आपको कुछ कार्य करने होते हैं, मैं आगे समझाऊंगा। इन दोनों पॉइंट के बाद में जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि लेटर, ऑफिस ऑर्डर, सूचनाएं डिस्पैच करना, अर्थात भेजने हेतु किसी रजिस्टर या फाइल में एंट्री करना होता है दोस्तों, एवं डाक भेजने का कार्य भी किसी में एंट्री करना होता है दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए कैसे करना होता है कि इस प्रकार का कोई रजिस्टर होगा जिसमें नाम लिखा होगा ऊपर, डिस्पैच रजिस्टर दोस्तों। डिस्पैच रजिस्टर होता है एक ऑफिस में। डिस्पैच रजिस्टर में भी आपको ये सारी सूचनाएं शामिल करनी होती है, लिखनी होती है कि हमने ये ऑर्डर, इस क्रमांक का ऑर्डर इस तारीख को इस ऑफिस को सेंड किया। तो क्रम संख्या आप जो उसमें डली हुई है पहले से उनके आगे डालते रहेंगे। उसके बाद में आदेश को, सूचना पत्र को, सूचना को जिसको भी भेजना है उसकी दिनांक लिखनी होती है। उसके बाद में जिस भी कार्यालय को आप पद भेज रहे हैं, जिस भी कार्यालय को आप पत्र, लेटर, सूचना जो भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पर, और सारी सूचना के बारे में सबसे संक्षिप्त में विवरण कि ये उसका जो मेन होता है सब्जेक्ट, उस चीज़ को लिखना है आपको कि यहाँ पर इसका मेन पर्पज़ क्या है। रिमार्क में आपको सिर्फ ये लिखना है कि अगर पत्र में कोई विशेष सूचना या उससे पहले कोई सूचना अपन ने दे दी है तो उसको ऑर्डर नंबर में रिमार्क लगा के लिखना अपनी जिम्मेदारी है दोस्तों। उसके बाद में है लेटर, ऑर्डर, सूचनाएं प्राप्त करना अथवा डाक प्राप्त करना। ये भी कार्य एलडीसी का ही होता है। और एक चीज़ आप सब समझिए दोस्तों कि अपन सबको खुद के लिए एलडीसी बोलना गलत है। अपन सब कनिष्ठ सहायक है, ना कि एलडीसी। लेटर, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भी यहाँ पर अपने पास थोड़ा अलग फॉर्मेट होता है। तो ये जो रजिस्टर होता है इसका नाम होता है आमद रजिस्टर, आमद सूचना रजिस्टर। इंग्लिश में क्या लिखा होता है पता नहीं, लेकिन डाक या ऑर्डर आमद सूचना रजिस्टर दोस्तों। इसमें भी वही क्रम संख्या जो अपने ऑर्डर में चली आ रही है।
और प्राप्ति की दिनांक, जिस भी तारीख को अपन ने कोई डाक प्राप्त की है तो उस डाक देने वाले के पास एक पासबुक होती है छोटी सी, जो भी वो लेकर आता है उसमें साइन करवा कर आपसे हैंड ओवर करता है वो। तो वहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होते हैं। सिग्नेचर करने के पश्चात उसी तारीख को आपको एंट्री करनी है और उसमें प्राप्त लेटर का क्रमांक व दिनांक कैसे करना है, जो लेटर वहाँ से आया है उसका क्या क्रमांक है वो तो आपको यहाँ लिखना है, उसकी जो दिनांक है वो आपको यहाँ लिखनी है। ये अपने अकॉर्डिंग लिखनी है क्रम संख्या और दिनांक, और ये उस लेटर के अकॉर्डिंग लिखनी है कि उसमें क्या क्रमांक है और क्या डेट को जारी किया गया है, किस कार्यालय से हमें ये प्राप्त हुआ है उसका नाम, और किस पर्पज से प्राप्त हुआ है उसकी संक्षिप्त विवरण। रिमार्क में अगर उससे पहले भी कोई सूचना आई है या प्राप्त की है तो उसकी टिप्पणी आप लिख सकते हैं। वैसे एक कॉलम हमेशा, जहाँ तक मैंने देखा है दोस्तों, जहाँ तक से मैं वर्क कर रहा हूँ, एकदम खाली रहता है दोस्तों, उसमें कोई काम नहीं करना होता, कभी कभार आता है काम। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण चीज़ें दोस्तों, सभी प्रकार की फाइलों का रख रखाव करना, आवश्यकता अनुसार फाइलों को सहेज कर रखना ताकि आवश्यकता होने पर फाइलों को ढूंढने में आसानी हो। तो सभी नवचयनित कनिष्ठ सहायक अभ्यर्थी फाइलों को एक बार सबको चेक कर ले और उन पर अपने अकॉर्डिंग नंबर या नाम लिख दे ताकि हमें ढूंढने में आसानी रहती दोस्तों। और वर्क आने पर, काम आने पर उन फाइलों को अपन ढूंढ सके। और सभी जो कर्मचारी होंगे आपके ऑफिस में, उन सभी की फाइल, जिसे बोलते हैं सर्विस बुक, वो आपको सौंप दी जाएगी। तो वो सर्विस बुक आप जिसकी है उसे ही सौंपे, अन्य किसी को नहीं, और उसकी परमिशन के बिना भी नहीं। आगे जो कार्य हैं दोस्तों वो हैं विद्यालयों में मुख्य तौर शिक्षा विभाग वाले जो अब एलडीसी चयनित अभ्यर्थी हैं वो ध्यान दें मुख्य रूप से कि उपयुक्त सभी कार्यों के अतिरिक्त कुछ कार्य अगले बिंदुओं में मैंने समझा है दोस्तों, जहाँ तक मेरा अनुमान है उस तरीके से। विद्यालय में आय व्यय संबंधी विवरण की सूचियाँ तैयार करना आपका कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ आपको टाइप करना है। सूचियाँ तैयार करना उनके जो जिनको भी ये कार्यभार सौंप रखा है वो कार्य करेंगे, लिखित में आपको देंगे, सिर्फ आपको टाइप करके उसकी एंट्री करनी है। क्योंकि इस चीज़ के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया है दोस्तों कि शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सामने आएगी कि उनके लिए जो एलडीसी दिए गए हैं उनका कार्यभार कम कर दिया गया है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, उसका मैं लिंक डाल दूंगा अगर समझना चाहो आप तो क्या काम होता है उसके लिए। और विद्यालय में आय व्यय संबंधी के विवरण के बाद में सभी की सैलरी जो तैयार करनी होती है तो तुम्हें करनी होती है, वो सैलरी तैयार करने का काम अपना होता है। उसके बाद में विद्यार्थियों की मार्कशीट तैयार करना, ये कक्षा अध्यापक या विषयाध्यापक आपको मार्क्स वगैरह डेटा लिख के देगा, उसको आपको एक मार्कशीट फॉर्मेट में सेट करना है, ये कार्य करना होता है। और ये कार्य बहुत कम टाइम का होता है। मार्कशीट तो लास्ट के मार्च अप्रैल मई में तैयार होती है। उसके बाद में जो स्टार्टिंग में होते हैं एडमिशन वगैरह, उस टाइम थोड़ा काम होता है। उसके बाद में छात्रवृत्ति संबंधी कार्य भी आपको करना होगा दोस्तों। इसमें ज़्यादा वर्क नहीं होता है, बहुत कम अभ्यर्थी होते हैं छात्रवृत्ति वाले, और सबका एक जैसा काम होता है, इसमें कोई ज़्यादा वर्क नहीं होता दोस्तों। प्रवेश प्रक्रिया के समय नए व पुराने अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, ये भी कार्य आपको कक्षा अध्यापक व स्टाफ के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। और वो कार्य आपको एक फॉर्मेट होगा आपका जो भी, उसमें आपको ये एंटर करना होगा। विद्यालय संबंधी सभी आदेश तैयार करने का काम कनिष्ठ सहायक का होता है। और इन सभी कार्यों में संबंधित कार्यकारिणी में आपका सहयोग अनिवार्य है। समस्त कार्यकारिणी आपका सहयोग करेगी हर कार्य में, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है दोस्तों। और एक और जो चीज़ है दोस्तों कि शाला दर्पण का जो कार्यभार है आप तुरंत ग्रहण नहीं करें दोस्तों। शाला दर्पण का कार्य तुरंत ग्रहण नहीं करें, उसके लिए आप थोड़ा वेट करिए, क्योंकि शाला दर्पण का कार्य बहुत लंबा है, काफ़ी कार्य होता है शाला दर्पण पर। तो इस चार्ज को हैंड ओवर करने से पहले आप थोड़ा ध्यान रखिए कि वो चार्ज आपको अगर हैंड ओवर करने में जल्दबाजी कर रहे हैं तो आप थोड़ा वेट करें उसके लिए। बाकी सब कार्य आराम से सिचुएशन के अकॉर्डिंग आराम से अपने आप ग्रहण करते रहें, क्योंकि सारे कार्य आपको सौंपने का प्रयास करेंगे तो जो कार्य शिक्षकों के वो उनके ऊपर डिपेंड रहने दे, अपने ऊपर उस कार्य को नहीं ले। आशा करूंगा दोस्तों कि मेरे द्वारा समझाई गई हर चीज़ आपको समझ में आएगी। और इसी प्रकार से हमारे
द्वारा नई सूचनाएं जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।